नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक जनरल नॉलेज की क्विज कंडक्ट करेंगे जिसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे ये अलग अलग फील्ड से रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो कि आपके नॉलेज को बहुत अच्छे से टेस्ट करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपको आपका नॉलेज कहाँ तक है। और आप इस क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करने का आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाएगा। सो इस क्विज के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। इस क्विज में टोटल आपको जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको 5 सेकंड मिलेंगे। यू विल गेट 5 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। उसी के साथ साथ क्वेश्चन के एंड में आपको मैं उसके एक्सप्लेनेशन के साथ सही आंसर भी बताऊंगा। आपको अपने स्कोर्स चेक करके कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है ताकि आप चेक कर सको कि आप कौन से रैंक पे स्टैंड कर रहे हो इस क्विज में। सो चलिए इस क्विज की शुरुआत करते हैं। सो बी रेडी। आपका पहला क्वेश्चन आता है अब। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तक्षशिला यूनिवर्सिटी कौन से दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इंडस एंड झेलम, ऑप्शन नंबर 2 झेलम एंड रावी, ऑप्शन नंबर 3 बियास और इंडस, और ऑप्शन नंबर 4 सतलज और इंडस। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो अब बारी है इसके सही जवाब को जानने की, और इसका सही जवाब है इंडस और झेलम। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड की जितनी भी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है उसमें से एक है। आप इसका पिक्चर देख सकते हो। और ये यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके भी डिक्लेयर किया गया था 1980 में। चलिए दूसरे सवाल के लिए रेडी रहिए। आपका दूसरा सवाल है ये। क्वेश्चन है, हु इज द प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान कौन से है? ये आपको ऋग्वेद की इमेज देखने मिल रही है। आपके ऑप्शंस है ए इंद्र, सेकंड अग्नि, सी पशुपति, या डी विष्णु। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो अब बारी है इस सवाल के सही जवाब को जानने की, और इस सवाल का सही जवाब है ए इंद्र। आपको बता दूं कि टोटल हमारे देश में 4 वेद है, उसमें से ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि उन 4 वेद के नाम क्या है। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आपका तीसरा सवाल है ये। इन विच ईयर डिड पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर? कौन से साल में पोर्तुगीज लोगों ने गोवा को कैप्चर किया था इंडिया में आने के बाद? और आपके ऑप्शंस है ए 1498, बी 1510, सी 1516, या डी 1569। और आपका समय शुरू होता है अब। चलो, तो अब बारी है इस सवाल के सही जवाब को जानने की, और इस सवाल का सही जवाब है 1510। 1510 में जो पोर्तुगीज गवर्नर थे जिनका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्की, इन्होंने गोवा को बीजापुर के हाथ से अपने हाथ में लेके पोर्तुगीज एम्पायर में उसे जोड़ दिया था। तो पोर्तुगीज ने ये जो गोवा नाम का स्टेट है इसको बीजापुर नाम के किंगडम से कैप्चर किया था 1510 में। और याद रखेगा पोर्तुगीज गवर्नर का नाम अल्फांसो दी अल्बुकर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। द टैक्स कलेक्टेड बाय मराठा वॉज नोन एज। मराठा जो लोग थे वो जिस टैक्स को कलेक्ट करते थे, मराठा रूलर्स, उस टैक्स को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 चौथ, ऑप्शन नंबर 2 पिलग्रिम टैक्स, ऑप्शन नंबर 3 जजिया, या ऑप्शन नंबर डी चरई। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब देखते हैं, और इसका सही जवाब है ए चौथ। चौथ नाम का जो टैक्स था ये मराठा 18th सेंचुरी से कलेक्ट करना शुरू किए थे मराठा रूलर्स। और ये जो चौथ था ये जो लगाया जाता था ये 25% था। जो भी आपका प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में से 25% चौथ लिया जाता था या रेवेन्यू लिया जाता था। चलिए अब बारी है आज के 5वें सवाल की, और 5th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Who was the founder of आत्मीय सभा? आत्मीय सभा जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके फाउंडर कौन थे? पहला ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी राजाराम मोहन रॉय, या डी मोतीलाल नेहरू। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है
सी राम मोहन रॉय। जो राम मोहन रॉय थे, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कोलकाता में। आपको लिखना है कि एक जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने एक ऐसा ट्रेडिशन था, एक ऐसी प्रथा थी देश में जिसको बंद करने के लिए बहुत कोशिशें की। उस प्रथा का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 6th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Who estimated the national income for the first time? सबसे पहली बार इंडिया में नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी? अब देखते हैं ऑप्शन है ए महालनोबिस, सेकंड है दादा भाई नौरोजी, थर्ड इज VKRV राव या फोर्थ इज सरदार पटेल। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी और दादा भाई नौरोजी ने ये 1868 इस ईयर में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके दिखाया था। आपको लिखना है दादा भाई नौरोजी किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे। 7th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहां पे लोकेटेड है? और ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए पैसिफिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी अटलांटिक ओशन या डी आर्कटिक ओशन। और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जवाब जानते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये लोकेटेड है ए पैसिफिक ओशन में। और आपको ये बता दूं कि ये जो पैसिफिक ओशन में ग्रेट बैरियर रीफ है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है। कोरल रीफ में सबसे बड़ी दुनिया की कोरल रीफ यही ग्रेट बैरियर रीफ है। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में आती है। ऑस्ट्रेलिया में वो क्वींसलैंड में आती है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए अगले सवाल के और बढ़ते हैं। आपका 8th क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में रहने वाला सबसे छोटा आइलैंड कंट्री कौन सी है? आपके ऑप्शंस है ए मालदीव्स, बी श्रीलंका, सी मॉरिशियस या डी मेडागास्कर। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं सबसे छोटी आइलैंड कंट्री जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है वो कौन सी है। और इसका सही जवाब है ए मालदीव्स। मालदीव्स सबसे छोटी स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मालदीव्स का कैपिटल क्या है। चलिए 9th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? और आपके ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी झारखंड। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस सवाल का सही जवाब जानते हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी मध्य प्रदेश। बी मध्य प्रदेश जो जवाब है ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो आपको देखने मिलता है मध्य प्रदेश में। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जितने भी हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाले नेशनल पार्क है उनमें से एक ये मध्य प्रदेश में रहने वाला बांधवगढ़ भी है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा डेंसिटी है टाइगर्स की। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है। आज के क्विज का 10th क्वेश्चन ये रहा। विच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? किस जगह को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या आप जानते हैं किस जगह किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लेक पाए जाते हैं? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला नैनीताल, सेकंड ऑप्शन शिमला, थर्ड ऑप्शन गैंगटोक या फोर्थ ऑप्शन माथेरान। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है ए नैनीताल। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो नैनीताल नाम की जगह है जो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है नैनीताल, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। आज का अगला सवाल यानी 11वां सवाल ये रहा। Which sanctuary in India is famous for rhinoceros in which state is it located? यानी हम कहेंगे कि कौन सी सेंचुरी इंडिया में राइनोसेरस के लिए फेमस है और वो किस स्टेट में लोकेटेड है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है गिर गुजरात, सेकंड है काजीरंगा आसाम, थर्ड है रणथंबोर राजस्थान और फोर्थ है कॉर्बेट उत्तराखंड। और आपका समय शुरू होता है अब।
और इस सवाल का सही जवाब है बी, काजीरंगा। तो काजीरंगा जो कि आसाम में है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा राइनोसेरस रहने वाली एक सेंचुरी देखने मिलती है, काजीरंगा सेंचुरी। तो ये जो काजीरंगा, इसको अभी तो टाइगर रिजर्व भी बनाया गया 2006 से। और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आसाम का कैपिटल क्या है। आज का 12th क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ दिस वेव्स और विंड्स इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड। इनमें से कौन से विंड या वेव्स को डॉक्टर विंड कहा जाता है। और आपके क्वेश्चन रहे ये, फर्स्ट सिरोको, सेकंड हर्मिटन, थर्ड इज लू एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है डॉक्टर विंड इनमें से किसको कहा जाता है। और आपका समय शुरू होता है अब। सो इस सवाल का सही जवाब है बी, हैर्मेटन। और ये जो हैर्मेटन है, इनको इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर वेव्स कहा जाता है क्योंकि ये जो विंड होती है काफी ड्राई होती है, और ड्राई होने के साथ साथ ये ह्यूमिडिटी को कम करती है। तो जो भी किसी चीज को कम करके दिखा सकते हैं, जैसे आपके टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी को बॉडी के, उनको हम कह सकते हैं कि वो डॉक्टर, इसलिए इनको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। तो ये काफी ड्राई होती है हैर्मेटन। आपको लिखना है कि जो हैर्मेटन विंड या वेव है वो किस रीजन में फ्लो होते हैं, या फिर हम कहेंगे किस रीजन से वो बहती है। अगला सवाल, दैट इज 13 क्वेश्चन ये रहा, सीरियस जो है, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का ब्राइटेस्ट स्टार, वो उसको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कैट स्टार, ऑप्शन नंबर बी, डॉग स्टार, ऑप्शन नंबर सी, फॉक्स स्टार, या ऑप्शन नंबर डी, लायन स्टार। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी, डॉग स्टार। ये जो सीरियस है, इसको डॉग स्टार कहा जाता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का एक ब्राइटेस्ट स्टार है। जैसे डॉग एक तरह से एक नजर रख के बैठा है, इजीली दिखता है, उस तरह से ये एक ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का, और ये आपको इजीली दिखाई भी देगा। सो आज के क्विज का जो 14th क्वेश्चन है वो ये रहा, गिर केसर, जिसको रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया था, वो इनमें से किस चीज की वैरायटी है। ए, सेफ्रॉन, जिसको हिंदी में हम केसर कहते हैं, बी, पेपर, जिसको काली मिर्च कहते हैं, सी, मैंगो, जिसको आम कहते हैं, या डी, स्वीट। तो ये स्वीट का प्रकार किसी मिठाई का प्रकार है। ऐसा यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। गिर केसर। चलिए, तो बारी है इस सवाल के सही जवाब को जानने की। तो सही जवाब मैं नहीं बताऊंगा, ये इमेज आपको बताएगी। तो ये है इसका सही जवाब, मैंगो, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैंगो। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो गिर केसर नाम का आम है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर किस गैस को कहा जाता है। और आपके ऑप्शन है ये, फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, डी इज सॉइल। मैंने गैस कहा था, उसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा। हम कह सकते हैं कि इनमें से किसको कहा जाता है बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग सबसे इजीली कौन बुझा सकता है, ये आपको बताना। और आपका समय शुरू होता है अब। सो इस सवाल का सही जवाब है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए आग को इजीली बुझा देता है क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर स्प्रे करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं हमारे एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट में जो रहने वाली जगह है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की, उस जगह को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ऑक्सीजन कम हो जाता है और ये आग अपने आप बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन जो आग को बुझने के लिए हो ना, उसको रिप्लेस हमें किसी दूसरे गैस से करना होगा ताकि ये आग इजीली बुझ जाए। इसलिए इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। 16th क्वेश्चन ये रहा, कौन सा ड्रग या कौन सी दवाई हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए यूज होती है। विच ड्रग इज यूज टू क्योर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नाम की बीमारी के लिए यूज होने वाली दवाई का नाम क्या है। ए इज राइस्डोनेट, सेकेंड इज डायजेपम, थर्ड इज फॉलिक एसिड, या डी, ऑप्शन डी इज हाइड्रोलाइजाइन। आपको सही ऑप्शन देखना है, हाइपरटेंशन के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है
हाइड्रोलेजाइन। हाइड्रोलेजाइन जो है दवाई ये यूज होती है जिससे हाइपरटेंशन ट्रीट हो सकता है। हाइड्रोलेजाइन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को, जो हाई बीपी होता है उसको कम करता है, और हाई बीपी कम होने, यानी जो बीपी है वो कम होने के कारण या हाई बीपी को नॉर्मल रहने के कारण हाइपरटेंशन जो होता है वो क्योर हो सकता है। अगला क्वेश्चन 17th क्वेश्चन ये रहा, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है? Which atmospheric layer contains ozone layer? And the options are first troposphere, second mesosphere, third stratosphere या fourth ionosphere। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, और इस सवाल का सही ऑप्शन है सी स्ट्रेटोस्फियर। तो सबसे ज्यादा आपको ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में देखने मिलती है। ओजोन लेयर जिसको हम O3 भी कहते हैं, ये ऐसी एक लेयर होती है ओजोन लेयर जो हमारे सन से आने वाले यूवी रेज को, जो कि काफी हार्मफुल होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, ये एब्जॉर्ब कर लेती है और हमको सेफ रखती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये O3 नाम की लेयर, ये स्ट्रेटोस्फियर में हाई कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है जिस जगह पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आके मिलते हैं उस स्फीयर को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन ये रहा, कौन सा फाइबर यूज होता है बुलेट प्रूफ वेस्ट को पहनने में? ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होते हैं ये जब पुलिस वाले या कोई आर्म फोर्सेस वाले पहनते हैं तो गोली उनको जल्दी लगती नहीं है। इस बुलेट प्रूफ से जो गोलियां आके आती है उनके ऊपर, उससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बनता कैसे है ये आपको बताना है, और आपके ऑप्शंस रहे ये, ए नाइलॉन 66, सेकंड टेरिलीन, थर्ड इज केवलर एंड फोर्थ इज लेक्सन। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी केवलर। सी केवलर नाम का जो फाइबर है वो यूज किया जाता है इन बुलेट प्रूफ्स को बनाने में। सो आपका अगला सवाल दैट इज 19th क्वेश्चन ये रहा, चोला किंगडम जो है उन्होंने इंडिया के कौन से रीजन पे रूल किया था? और आपके ऑप्शंस है ये, ए ईस्ट, बी वेस्ट, सी नॉर्थ या डी साउथ। और आपका समय शुरू होता है अब। चोला रीजन याद रखिएगा। और इस सवाल का सही जवाब है डी साउथ। अब ये जो चोला लोग थे, चोला लोगों ने साउथ इंडिया पे रूल किया था और ये साउथ इंडिया के थे। और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि चोला लोगों का जो किंगडम था वो कौन कौन से स्टेट्स वहां पे आते थे। आज के डे, मॉडर्न डे के कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड थे चोला किंगडम में। आज का आखिरी क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा टफ है, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट क्रेडिटेड टू वर्ल्ड डलहौसी? लॉर्ड डलहौसी ने इसमें से कौन से काम नहीं किए हैं? आपके ऑप्शंस है, ए मर्जर ऑफ पंजाब, पंजाब को मर्ज करना, सेकेंड मर्जर ऑफ बंगाल, थर्ड इज मर्जर ऑफ मैसूर या फोर्थ इज मर्जर ऑफ सातारा। सो ये अलग अलग स्टेट्स को जब मर्ज किया जा रहा था तो लॉर्ड डलहौसी के अंडर कौन से स्टेट मर्ज नहीं हुए थे? और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अब जानते हैं इस सवाल का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है मर्जर ऑफ मैसूर। मैसूर को जब मर्ज किया गया था तब डलहौसी जो है ये नहीं थे। तो डलहौसी के बाद पंजाब, बंगाल, सातारा इन सब का मर्जर हुआ था, बट मर्जर ऑफ मैसूर नहीं हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि डलहौसी ने एक डॉक्ट्रिन लाया था, वो डॉक्ट्रिन का नाम क्या था? सो इस तरह से आज की हमारी क्विज रही। आप अपना स्कोर जो भी आया है उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको कोई भी सजेशंस रहते कि अगली क्विज में कौन से टॉपिक्स पे बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह हम आगे के वीडियो में और भी क्विज कंडक्ट करेंगे, आपका नॉलेज और भी बढ़ाते रहेंगे, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा या नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे कि कोई भी नया वीडियो आ गया है और आपको अपने नॉलेज बढ़ाने की बारी आ चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।